हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का, जिसका नाम है आनुवंशिकी। तो इस आनुवंशिकी जो शब्द है वो बैटसन ने दिया था। आपके मन में एक डाउट होगा कि मैंने मानव ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र क्यों नहीं पढ़ाया। तो वो राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के सिलेबस से सिर्फ 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। तो इसकी टेंशन ना लें, हमें जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको अतिरिक्त अध्ययन के अंदर पढ़ा देंगे। तो आज आपका जो चैप्टर है वो है आनुवंशिकी। ये शब्द दिया था बाई बैटसन, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। तो मैंने इसमें से कुछ जो मेन पॉइंट है वो उठाए हैं टॉपिक में से। और मैंने आज थोड़ा सा इसमें अलग भी किया है कि मैंने पूरा पहले इसमें जो मेन टॉपिक थे वो लिख लिए हैं बोर्ड पे, जिससे लिखने में और फिर आपको समझाने में टाइम ना लगे। अब मेरा इतना काम रहेगा कि मैं आपको समझा सकूंगा। तो आनुवंशिक लक्षण, पहले तो हमें जानना है कि आनुवंशिकी क्या है। देखो, आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी जो होती है जीन, तो एक होती है जीन पाई जाती है गुणसूत्रों के ऊपर, ठीक है। तो जो जीन होती है उसके द्वारा आपने कभी सुना होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि आपने सुना होगा कि इसके कान पापा के जैसे हैं, इसके कान मम्मी के जैसे हैं, या इसका मुंह नाना की तरह है, या इसका पैर दादा की तरह है, इसकी चाल किसी और की तरह है। तो ऐसे हमारे समाज में हम सुनते रहते हैं। तो वही क्या है आनुवंशिकी। वो सारी भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसको कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, और जो लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिक। और इसकी जिस किताब में मतलब इसका अध्ययन किया जाता है उस इसकी ब्रांच को, शाखा को कहा जाता है आनुवंशिकता। तो 3 परिभाषाएं होंगी, मतलब जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जा रहा है उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। यह आनुवंशिक लक्षण हो गया। और इस प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिक या आनुवंशिकी। और जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है आनुवंशिकता। अब आता है आपके हमारे साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि आनुवंशिकता नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। आनुवंशिकता, इनका जन्म जो है, इनका मेंडलवाद, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ जन्मे थे, क्या हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1822 को, और 1884 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जो ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इनका जो मुख्य सब्जेक्ट था वो था दर्शन शास्त्र में इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की थी। और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ठीक है। इनका मोटा यही हमें जानना है। बाकी कहाँ से डिग्री ली तो इसके बारे में आप अलग से डिटेल ले सकते हैं यदि जानना चाहो तो। वैसे इसके एग्जाम में कहीं कोई आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। बस थोड़ा सा हमें जानना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के थे, ये तो हमें जानना है। लेकिन इनका जो जीवनी है वो थी कि 2 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया एक देश है उसके अंदर इनका जन्म हुआ था, और 1884 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऑस्ट्रिया में ही एक ये जगह थी, कोई मतलब ईसाइयों का एक, जैसे हिंदुओं के अंदर होता है मंदिर और मुसलमानों के अंदर होता है इस्लाम, या मुसलमानों के अंदर होता है मस्जिद। तो इसी तरह है ईसाइयों के अंदर जो इनका भगवान को जहाँ पे ये याद करते हैं तो उसे कहते हैं चर्च। तो ये चर्च के पादरी थे, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं और मुसलमानों में मौलाना होते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक पंडित हम इसको कह सकते हैं, या मौलाना। तो चर्च में जो होते हैं उसे पादरी कहा जाता है। तो ये चर्च के पादरी थे, वहीं पे इन्होंने मटर वगैरह की रिसर्च की थी। इतना जीवन परिचय काफी होगा, बाकी आप एक्स्ट्रा के लिए पढ़ सकते हैं। इनके जो सफलता के कारण थे, इन्होंने मटर को क्यों चुना, इनके जो सफलता के इनके 2 कारण थे। इन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण, मतलब इन्होंने जो भी प्रयोग किए तो उसका रिकॉर्ड अपनी एक पाठ्य पुस्तक बनाई, उसमें गणितीय टाइप से कि मैंने इतने मटर के पेड़ लिए, इतने पे इतने फूल आए,
इतने बीज आए, कौन सा मुड़ा हुआ आया, कौन सा सिकुड़ा आया। तो इस तरह की पूरी डिटेल इन्होंने सांख्यिकी यानी गणित के अंकों के आधार पर, जैसे कितने पेड़ लिए तो 10 पेड़ लिए मान लो, फिर उन्होंने लिए 5 फूल आए, 4 फूल आए, ये एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरह से इन्होंने किया। फिर आता है मटर, और इनकी सफलता का मुख्य कारण था कि मटर को ही इन्होंने चुना। क्यों चुना? क्योंकि मटर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मटर 1 साल तक, आज बो दोगे ना जो इसकी होती है, तो जब बोओगे तो उससे 1 साल तक इसको, आज बोओगे तो अगले साल तक वो चलता रहेगा। बाकी और फसलीय पादपों में ऐसा नहीं होता है। तो मटर 1 वर्षीय पादप होता है, ठीक है। तो इसमें हम नीचे क्वेश्चन क्या आ रहा है, मटर का ही चयन क्यों किया इन्होंने, तो इसके बारे में इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि मटर सबसे पहले तो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्ष के अंदर ये तैयार होता है, और मतलब पूरा इसके अंदर फल फूल आता है। मटर के बीज आते हैं, फली आती है और फूल आते हैं। और ये द्विलिंगी था, मतलब आपने सुना होगा कि एकलिंगी पादप, द्विलिंगी पादप, ठीक है। तो ये द्विलिंगी था, मतलब एक ही जगह है इसके परागकण और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, एक ही पेड़ पर, एक ही फूल पर। तो ये द्विलिंगी था, ठीक है। और इसमें विपुंसन क्रिया आराम से की जा सकती थी। विपुंसन मतलब कि इस पादप के परागकणों को उठाकर इसकी वर्तिका पर गिराया जाए, इसके उठाकर इस पे गिराया जाए। तो ये बहुत आसान था क्योंकि 1 वर्षीय था और लंबे समय तक परागकण इस पे रुके हुए रहते थे। तो इस कारण बारीक चिमटी आती है तो उसके साथ इसको किया जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने इनका मटर का चयन, पहला हो गया 1 वर्षीय, दूसरा हो गया द्विलिंगी, तीसरा विपुंसन, चौथा इन्होंने विपर्यासी लक्षण लिए कुछ। तो लक्षण पहला लिया पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई जो सबसे प्रभावी होगी तो लंबा माना जाएगा, और अप्रभावी मतलब जो बौना हो गया वो अप्रभावी लक्षण मान लिया। फिर पुष्प की स्थिति, अब पादप है, पादप जो इन्होंने संकरण करवाया, संकरण के बाद इनका जो पुष्प है वो स्थिति कैसी होगी इनकी, मतलब पहले यदि कक्षीय थी फिर अग्रस्त हो गई। कक्षीय और अग्रस्त में क्या अंतर है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कक्षीय देखो, ये आपका तना हो गया, यहाँ पे यदि कोई फूल आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कक्षीय। और यदि दूसरा पेड़ बना लेते हैं हम, तो यहाँ पे जो आ रहा है तो यहाँ पे जो आगे आएगा इसको कहेंगे अग्रस्त और इसको कहेंगे कक्षीय, ठीक है। अब आते हैं परिपक्व फलिका। परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व आकृति प्रभावी लक्षण कौन सा था, फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण झूरीदार। अब हम अपरिपक्व फली का रंग देखो, परिपक्व फली की तो आकृति और अपरिपक्व फली का आकार। प्रभावी इसमें कलर था वो था हरा, अप्रभावी था पीला। पुष्प का रंग जो प्रभावी था वो है बैंगनी, अप्रभावी में सफेद। बीज की आकृति प्रभावी थी गोलाकार और अप्रभावी थी झुर्रीदार। लक्षण, बीज का रंग प्रभावी पीला और अप्रभावी हरा। तो ये इनके विपर्यासी लक्षण थे जो हम आगे चैप्टर जैसे ही पढ़ेगा फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनको ना 35 वर्ष तक ये अदृश्य रहे। मतलब 35 वर्ष तक दुनिया को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई खोज हो चुकी है, कि आनुवंशिकता नाम की कोई खोज हो चुकी है। तो 35 वर्ष तक पूरी दुनिया को कहीं भी नहीं पता था। फिर इनकी एक बुक थी, इन्होंने लिखी थी, तो उसमें इन्होंने पूरा लिखा था, तो उस हिसाब से दुनिया को पता चला था कि इन्होंने ही लिखा है। तो उस पुस्तक में उन्होंने पूरा बायोडाटा इसका डाला था। तो जब वो पुस्तक दुनिया के सामने आई तो उससे उसका खुलासा हुआ था। तो पुणे इनकी खोज, ठीक है, इनकी खोज पुणे 1900 में 3 वैज्ञानिक थे। ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे, एरिक वॉन सेरमेक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने, यह भी एक सहयोग था या क्या था, तो पहले ग्रेगर जॉन मेंडल तो जो वैज्ञानिक थे इन्होंने खोज लिया, फिर इनकी डेथ हो गई थी। फिर 1900 में, ठीक है, इनकी डेथ तो 1884 में ही हो चुकी थी, लेकिन जब इनके 35 साल बाद, इस खोज के 35 साल बाद 1900 के अंदर इनकी खोज पुणे की गई। और ये एक चमत्कार था, क्या था कुछ नहीं पता, लेकिन इन 3 वैज्ञानिकों ने पुणे इसी प्रयोग को किया था। आनुवंशिकता की खोज इसी तरह से की थी
जो थे ये 3 वैज्ञानिक थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आनुवंशिक शब्दावली। तो आनुवंशिक शब्दावली में लगभग 15 टॉपिक हैं। तो यही इस जो चैप्टर है, लेसन है, तो इसकी मेन जड़ यही है। यदि ये आपको समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। पहला आता है जीन। तो जीन मैंने आपको पहले बताया है कि जो गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाई जाती हैं और ये किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करती हैं। जीन किस लक्षण को नियंत्रित करती है? पीडी की मतलब जैसे किसी की लक्षणों को, पीडी के एक लक्षणों को दूसरे लक्षणों में स्थानांतरित करती हैं। तो ये पीडी के एक लक्षण को स्थानांतरित करती हैं। ये क्या कहलाती हैं? जीन। ठीक है, तो जीन हो गया। अब आती है युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी क्या हो गया कि ये किसी जो जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है, नियंत्रित करने वाले दो जो युग्म विकल्प, दो विकल्पी को, ये दो विकल्पियों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी यानी लंबा और स्मॉल टी यानी बोना, ये इनके सिंबल हैं। कैपिटल टी यानी लंबा और बोना, जो हमने पीछे टेबल में पढ़ा है। अब आता है समयुग्मजी। समयुग्मजी में होता है कि ये दोनों, जैसे मान लो लंबा लंबा एक जगह आ जाए या बोना बोना एक जगह आ जाए, तो ये क्या कहलाता है? समयुग्मजी कहलाता है। विषम युग्मजी, युग्मज यानी मिलाव, जोड़ एक जगह। ठीक है, जैसे दो दोस्तों की दोस्ती, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? युग्मज। ठीक है, तो सम यानी सम्मान, तो डबल टी यानी लंबा और लंबा, स्मॉल और स्मॉल, तो ये क्या हो गया? सम युग्मजी। परिभाषा आप कहीं से भी रट सकते हो, लेकिन जो इसकी सीखने की है ना, याद करने की अलग से, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो विषम युग्मजी। अब विषम युग्मजी में आप खुद बता सकते हो कि एक कैपिटल आएगा, एक स्मॉल आएगा, एक कैपिटल आएगा, एक स्मॉल आएगा। ये मैं सिर्फ जो मटर के पेड़ की लंबाई है उसके आधार पे ये लक्षण है। तो आप इसको फली के आकार के, रंग के आधार पर भी ले सकते हो। फली फूली हुई है, ठीक है, उसके आधार पर भी ले सकते हो। फली के रंग के आधार पर भी ले सकते हो। तो इस तरह से फूल के रंग के आधार पर भी ले सकते हो। अब जीन प्रारूप क्या है? जीन प्रारूप एक अनुपात होता है। ठीक है, जीन प्रारूप एक अनुपात होता है। जैसे मान लो ये हमें दे दिया जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जीन प्रारूप क्या होगा? अब देखो जीन क्या होती है? जीन से आपको समझना चाहिए कि ये आंतरिक लक्षण है शरीर के। ठीक है, तो एक जो पेड़ होता है उसके आंतरिक लक्षणों में हमें ये दर्शाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दो हैं, अब ये दो सेम है, इनमें एक टी है एक टी है, तो ये हो गया 2:1। ठीक है, ये क्या हो गया? जीन अनुपात। ठीक है, अब आता है प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण के अंदर भी आपको अनुपात याद करना रहता है। ठीक है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। अब प्रभावी लक्षण कौन सा? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक लक्षण प्रभावी होगा, एक लक्षण अप्रभावी होगा। तो जो कैपिटल वाला है, देखो इसमें एक कैपिटल है, जैसे मैं और उदाहरण आपको दिखता हूँ, कैपिटल टी अब कैपिटल टी, तो इसका अनुपात क्या होगा कि जहां पे भी कैपिटल आ गया ना वो एक प्रभावी लक्षण है। तो 1 2 3, तो 3 अनुपात। अब ये क्या आ गया? स्मॉल आ गया, इसमें भी स्मॉल आ गया, इसमें भी स्मॉल आ गया, 3:3 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरह एक संकर संकरण जिसमें एक जोड़ी लक्षण भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लक्षण। जैसे एक हम प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ लंबे पे, तो उसे क्या कहेंगे? एक संकर। द्वि जिसमें दो, जैसे हमने फूल का रंग ले लिया और एक लंबा या बोना पे ले लिया तो 2। इसी तरह 3 4 और बहु। ठीक है, परीक्षण संकरण क्या हो गया कि दो पौधों या दो किसियों के दो पौधों, जैसे 2 मटर के, यहाँ मटर की बात हो रही है, तो 2 मटर के पौधों के बीच जो संकरण करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? परीक्षण
करण कहा जाता है। संकर पूर्वज संकरण, ठीक है। इसमें F1PD से पहले जो संकरण F1PD के दोनों जनक जो F1PD के जो दोनों जनक होते हैं उनमें जो संकरण करवाया जाता है उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। व्युत्क्रम संकर क्या होता है, इसमें जैसे मान लो एक ए हो गया, उसके लक्षण है कैपिटल टी, स्मॉल हो गया स्मॉल टी, ठीक है, ये लक्षण हो गए एक के। फिर एक पादप है, ये तो आपके पादप है, इसके लक्षण हो गए, ये उसका लक्षण प्रभावी लक्षण हो गया और ये जीन प्रारूप हो गया। इसी तरह इसमें एक लक्षण हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पादप 2 हो गया। तो इनके बीच में जो लक्षण क्रॉस करवाया जाएगा उससे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। फिर आता है जनक पीढ़ी, जो संतति प्राप्त करने के लिए जो 2 पादप भाग ले रहे हैं उसे क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी। F1PD में जो संकरण हो जाता है, संकरण होने के बाद जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, जब हम पहली बार संकरण करवाते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, F1 संकरण। इसी तरह जब हम दूसरी बार संकरण करवाएंगे F1PD से जो रिजल्ट निकलेगा उनका वापस, जैसे मान लो एक बोना पौधा आ गया और F1PD से संकरण कराने पे और एक लंबा आ गया, तो बोना और लंबा को वापस संकरण करवाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे F2PD कहते हैं। एक संकर संकरण से प्राप्त लक्षण को क्या कहते हैं, एक संकर अनुपात। संकर संकरण से, ठीक है, द्विसंकर संकरण से प्राप्त जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर अनुपात। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेंडल के वंशागतिकी के नियम। तो इनके अंदर जो पहला नियम है वो है आपका प्रभाविता का नियम। ये क्या है, ये प्रभाविता का नियम ये है कि प्रभाविता यानी प्रभाव, यानी कि वह लक्षण जो अपने आप का प्रभाव दिखाता है उसे प्रभाव दिखाता है। मतलब कि इसमें क्या है कि समयुग्मजी, सम यानी सम्मान, युग्मज यानी युग्मक, ठीक है। जब विपर्यासी समयुग्मजी लक्षणों का, जब विपर्यासी समयुग्मजी लक्षणों का F1PD के दौरान संकरण करवाया जाता है तो जो युग्मक अपने आप का प्रभाव या अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। यानी कि जब विपर्यासी समयुग्मजी लक्षणों को F1PD के दौरान संकृत करवाया जाता है तो उस समय जो युग्मक अपना प्रभाव दिखाता है वो क्या है, प्रभाविता का नियम। इसको ऐसे समझो, जैसे कैपिटल टी क्या हो गया, लंबा, ठीक है। बोना में स्मॉल टी ये हो गया बोना। अब यहाँ पे जो युग्मक है, युग्मक क्या है, टी, और ये दोनों कैपिटल स्मॉल टी आ गए तो इसे क्या हो गया, सम युग्मजी। ऐसे इधर कैपिटल टी, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो ये कैपिटल टी और एक यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्मॉल टी, ठीक है, यहां से मैं एक ले लेता हूं स्मॉल टी, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां से मैं ले लेता हूं एक कैपिटल टी और यहां से मैं एक ले लेता हूं स्मॉल टी, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां से मैं एक कैपिटल टी और एक यहां से स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी, याद रखना पहले कैपिटल टी आएगा, पहले जो भी कैपिटल होगा वो आएगा फिर स्मॉल आएगा, ठीक है, कैपिटल टी। अभी यहाँ पे ये सारे क्या हैं, लंबे पौधे हैं, सारे लंबे पौधे हैं, तो यहाँ पे प्रभाव कौन दिखा रहा है, जो लंबा है, लंबा जो युग्मक है, लंबे लक्षण का जो युग्मक है वो अपने आप को प्रभावित कर रहा है, प्रभाव अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है, तो यही क्या है, प्रभाविता का नियम है। समझ में आ गया। तो आपका नियम है वो है पृथक्करण का नियम, ठीक है। इसका जो मेन नाम होता है, ज्यादातर जिस नाम से पूछा जाता है वो है पृथक्करण का नियम। इसका दूसरा नाम है विसंयोजन का नियम और तीसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इस नियम के 3 नाम है, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम में क्या है, पृथक्करण, युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन। देखो
पृथक्करण वर्ण से स्पष्ट हो रहा है कि फर्तक फर्तक युग्मक होनी चाहिए। विसंयोजन से मतलब हो रहा है वी संयोजन, संयोजन से स्पष्ट हो रहा है कि संयोजन एक जगह संलयित होने चाहिए। और युग्मक की शुद्धता यानी युग्मक वो है शुद्ध होने चाहिए, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अशुद्ध युग्मक हो गया, इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, लंबा और एक बोना है, तो ये नहीं होना चाहिए। शुद्धता, शुद्धता से है कि सेम होना चाहिए, या तो स्मॉल टी या कैपिटल टी। विसंयोजन इनके अंदर संयोजन और पृथक्करण ये अलग अलग होने चाहिए। तो आपको आधा तो समझ में आ गया होगा, बाकी मैं समझा देता हूं। देखो नाम से स्पष्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये नियम कहता है कि आप जो युग्म विकल्पी ले रहे हो, ठीक है, जो युग्म विकल्पी प्रथम पीढ़ी के दौरान संकरण करो, जो युग्म विकल्पी शुद्ध युग्म विकल्पी होनी चाहिए। जैसे कि आपने लंबे पौधे का ले लिया कैपिटल टी और बोने का ले लिया स्मॉल टी, तो ऐसे शुद्ध युग्म विकल्पी होने चाहिए, उनका F1 पीढ़ी के दौरान संकरण आप करवा सकते हो, और इसे क्या कहते हैं पृथक्करण। तो इसे समझते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये अगले वाला हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये परिणाम आता है हमारा F1 पीढ़ी के दौरान। तो इसमें क्या हो गया सारे अलग अलग हो गए, यहाँ पे दोनों शुद्ध थे, ये लंबा पौधा के लिए था, ये बोना के लिए था, और यहाँ पे क्या हो गया ये संकरण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपका एक अलग से दे रखा है, इसी के अंदर इसी नियम के अंदर है संकरण। तो देखो हम संकरण को समझते हैं। संकरण क्या है? संकरण का मतलब हो गया कि दो वस्तुओं का संलयन या मिलाप हो गया संकरण। अब संकरण दो प्रकार का होता है, पहला होता है बाह्य संकरण, दूसरा होता है परीक्षण संकरण। तो बाह्य संकरण जो होता है वो होता है कि आप विषम युग्म विकल्पी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम यानी असमान युग्म विकल्पी का जब आप सम युग्म विकल्पी के साथ समयुग्मजी युग्म विकल्पी के साथ संलयन करवाते हैं, तो आपका क्या बनता है समयुग्मजी युग्म विकल्पी के साथ संलयन करवाते हैं, तो आपका 50% तो जो बनता है वो बनता है समयुग्मजी यानी कि समान लक्षण प्राप्त होते हैं, और 50% आपका विषम युग्मजी प्राप्त होता है। तो ये देखते हैं हम कैसे प्राप्त होता है। ये इनके बीच में हम संलयन करवाएंगे, तो ये हो गया आपका कैपिटल टी, फिर ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये यहां से आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है ये यहां से कैपिटल टी और ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 50% तो ये आ गए विषम युग्म विकल्पी, और ये हो गए 50% सम युग्म विकल्पी, ठीक है। और जब इसी का संकरण F1 पीढ़ी के कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि विषम युग्म विकल्पी के साथ अप्रभावी जीन के साथ करवाया जाता है, तो इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया आपका स्मॉल टी और ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया स्मॉल टी। तो 50% अप्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं और 50% विषम युग्मजी युग्म विकल्पी लक्षण प्राप्त होते हैं। ये हो गया आपका कौन सा अप्रभावी और ये हो गया आपका विषम युग्मजी, ठीक है। तो संकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे, स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है। स्वतंत्र अभिवन नाम से स्पष्ट है कि जो स्वतंत्र हो, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि दो या दो से जब विपर्ययी लक्षणों का हम संकरण करवाते हैं,
तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि एक दूसरे का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, एक दूसरे का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागतिकी का दूसरे लक्षण की वंशागतिकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो पृथक पृथक होते हैं। यानी कि आप यदि पीले गोलाधार या हरे झुर्रीदार के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो इसकी वंशागतिकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो वाई वाई जहां आ जाए, कैपिटल वाई वाई, तो उसे कहते हैं पीला। ठीक है, कैपिटल आर आर आ जाए उसे कहते हैं गोलाकार, बीज का क्या होता है गोलाकार। ठीक है, और फली का रंग पीला। और जहां पे कैपिटल वाई वाई स्मॉल वाई वाई आ जाए सॉरी, तो उसे क्या कहते हैं हरा, हरा कलर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है फली का। और कैपिटल आर आर स्मॉल आर आर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं झुर्रीदार बीज। अब हम तंत्र अपक्षेपण का नियम है, इसके अंदर जब हम ये वाई वाई आर आर वाई 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 आर, तो इसका जब संकरण करवाते हैं F1PD का, तो थोड़ा सा अलग वे में होगा ये, तो इसको समझना जरूरी है कि यहाँ से आपको एक वाई लेना है। ठीक है, कैपिटल एक वाई लेना है, फिर जो स्मॉल वाई है वहां से इधर से देखो ये लाइन आ रही है, तो यहाँ से स्मॉल वाई एक लेना है, तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, फिर यहीं पे एक यहाँ से उठाना है, मतलब ये एक युग्मक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, पहले क्या होता था एक ये होता था, एक ये होता था, तो अब दो दो के जोड़े में एक एक युग्मक है। ठीक है, तो यहाँ से एक उठाया, फिर एक यहाँ से, फिर इसी तरह दूसरा यहाँ से, फिर इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, फिर अगला जो जाता है वो जाता है आपका आर, तो आर यहाँ से उठाओ के स्मॉल आर, फिर इसी तरह से आर और स्मॉल आर, फिर यहाँ से एक वाई वाई, फिर इसी तरह से उठा लो, तो ये अनुपात ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो 1:1। अब हम देखते हैं इसकी F2PD के लिए पूरी टेबल। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने F1PD तक का ज्ञात कर लिया, यह आया था हमारे पास। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक यहाँ से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को उठा लेता हूँ। एक कैपिटल वाई हो गया, एक स्मॉल वाई, तो यहाँ से मैं उठा लिया। एक यहाँ से जो कॉमन है वो है कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये एक युग्मक बन गया। ठीक है, अब यहाँ तक हम बात खत्म करते हैं, एक कॉमन उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब कॉमन उठा लेंगे तो ये जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई और जो कैपिटल आर स्मॉल आर जो है ये स्वपरागण करेंगे। स्वपरागण मतलब दो प्रकार का होता है परागण, कभी डिटेल में हम इसको समझाएंगे, परागण, प्रपरागण और स्वपरागण। प्रपरागण, तो प्रपरागण जो होता है वो करवाया जाता है और स्वपरागण अपने आप हो जाता है। तो इनके अंदर हम स्वपरागण ये अपने आप स्वयं परागण कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर ये हो जाता है आपका यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक ये यहाँ से हो जाता है स्मॉल वाई कैपिटल आर, और एक यहाँ से ये हो जाता है स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो ये हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से ये उठाया कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर, तो इसी तरह से इस सीक्वेंस में इधर डाल दिया, इस सीक्वेंस में इधर डाल दिया। ये हम ज्ञात करेंगे F2PD का संकरण। पहले हमने जो F1PD का ज्ञात किया था। अब ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये चिन्ह दर्शाता है पुरुष को, ठीक है, और ये चिन्ह दर्शाता है महिला को। ठीक है, तो ये है, ठीक है, ये हो गया कि ये जो है पादप ये एक नर पादप है। नर पादप का मतलब हो गया कि इसके पास सिर्फ जो है ये है, जैसे इसके पास एक चीज है, जैसे इसके पास सिर्फ परागण है और इसके पास क्या है वर्तिका है, तो इनके साथ हम परागण करवाएंगे। कैसे क्या आता है, तो चलिए बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि जो कैपिटल वर्ड है उसको पहले लिखना है, जो स्मॉल वर्ड है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल वाई और यहाँ पे तो वाई वाई सेम है, तो यहाँ पे हम वाई वाई फिर कैपिटल आर ये भी सेम है। अब यहाँ पे इस वाई से इस वाई को मैच कराएंगे तो ये कैपिटल जो भी कैपिटल होगा वो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये स्मॉल आर आ गया, ये कैपिटल आर आ गया, तो हम पहले कैपिटल को लिखेंगे फिर स्मॉल को लिखेंगे।
इसी तरह कैपिटल वाई इधर पहले वो लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, फिर कैपिटल आर पहले लिखेंगे, फिर इधर भी कैपिटल आर है, फिर इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर इसी तरह से मैं इसको पूरी बना। अब यहाँ पे देखो मैंने इसकी पूरी टेबल बना ली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लो यहाँ पे नीचे वाले में कि पहले आपको कैपिटल वाई लिखना है, फिर स्मॉल वाई लिखना है पहले की तरह, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे डबल कैपिटल आ जाए तो डबल कैपिटल को एक साथ ही लिखना है। फिर यहाँ पे देखो पहले डबल आ गए स्मॉल, तो स्मॉल ही लिखना है आपको, पहले वाला ही लिखना है, पहले वाई हो या आर हो वो ही लिखना है। ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है इसका लक्षण प्रारूप, फिर निकालना है आपका जीन प्रारूप। आज यहाँ बनाना सीख गए तो यहां से आपको सीखना है इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। ठीक है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का जो अनुपात है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। इसका जो F1PD में स्वतंत्र अवयवन नियम का F2PD का जो लक्षण प्रारूप होता है वो होता है 9:3:3:3:3:1। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो 93:31, क्योंकि 93:31 जब आप याद रखोगे तो अनुपात आप खुद से लगा सकते हो। ठीक है। जीन प्रारूप कैसे याद रखना है, यहाँ पे लिखना है आपको 12:24 12:12:1। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है और यहाँ पे अनुपात लगा देना है। अब देखो मैंने तो इसी तरह से याद रख रखा है, बाकी आप सोच लेना आपको कैसे याद करना है। यहाँ हो गया 93:31, यहाँ हो गया 12:24:12:1। ठीक है। तो 12:24:12:1 आप याद कर सकते हो। और जो लक्षण प्रारूप हो गया वो 9:3:3:1, ये हो गया 1:2:4:1:2:1:2:1। ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसको याद रखना है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र अवयवन जो नियम है उसके अंदर F2PD का जब हम संकरण करवाते हैं तो उसका लक्षण प्रारूप बताओ या जीन प्रारूप बताओ। उसका डायरेक्ट आपके बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पिछले साल आया था, इनमें से एक क्वेश्चन था वो आया था, लक्षण प्रारूप का आया था, जीन प्रारूप का आया था, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंडल की वंशागतिकी के नियमों का महत्व। तो नियमों का महत्व तो सीधा सा है कि एक तो सीधा सा महत्व है कि आप इनके जो नियम हैं उनसे आप नए नए पौधे विकसित कर सकते हो और नए नए मटर के पौधे जैसे हैं वो विकसित कर सकते हो। और बाकी आप नियम बुक से पढ़ लेना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और आनुवंशिकी वाले चैप्टर में यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और अभी हमारा जो अगला वाला चैप्टर है वो स्टार्ट होगा प्रतिरक्षा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है। तो ये सारा जो अगला चैप्टर है उसमें हम कवर करेंगे। उसके 2 वीडियो बनेंगे क्योंकि एक वीडियो में बनाना वो पॉसिबल नहीं है, फिर आप लोगों के लिए भी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।